नमस्कार विद्यार्थियों, मिशन शेखावत एंड्रेड टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस वैश्विक महामारी के समय भी हमारी टीम आपके लिए लगातार लगी हुई है। आज हम हल करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र, जो बायोलॉजी का कक्षा 12 का मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो एंड कार्ड भी मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। विद्यार्थियों, जब हमारी टीम इस वैश्विक महामारी संकट के समय भी आपके लिए अगर इतना काम कर रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का जो पार्ट 2 है मॉडल पेपर का, उसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 18 तक अपन हल कर चुके हैं मॉडल पेपर 1 में और पार्ट 1 में, और मॉडल पेपर 1 का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 19, श्वसन संबंधित 3 रोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, श्वसन से संबंधित 3 रोग हैं, अस्थमा है, न्यूमोनिया है, फेफड़ों का कैंसर है। तो विद्यार्थियों, अस्थमा की चर्चा करते हैं। ये रोग जो है प्राकण, धूलकण, धुआं, ठंड, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। इस रोग में खांसी और सांस लेने में कठिनाइयां आती है, श्वसनियों में अत्यधिक श्लेष्मा बढ़ जाता है। न्यूमोनिया की चर्चा करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है जीवाणु है, उसके द्वारा फेफड़ों में संक्रमण से ये रोग हो जाता है और संक्रमण से कुप्पिका में मृत श्वेताणु तरल बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, रोगियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। और तीसरा देखते हैं फेफड़ों में, जो फेफड़ों का कैंसर है, इसका प्रमुख कारण धूम्रपान, धुएं से श्वसनियों की उपकला में उत्तेजना से नियंत्रित कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, जिससे पूरे फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। इसका अथवा देखते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न पूछा गया, मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। और इसी का दूसरा पार्ट है मानव में आमाशय में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो विद्यार्थियों, आपके सामने डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम बहुत अति महत्वपूर्ण डायग्रामों में है। देखिए, आपको ये जो डायग्राम दिया गया है, इसमें किस प्रकार से ग्रशिका है, ग्रसनी है और आमाशय है, शुद्धांत्र, वर्धांत्र, अग्नाशय है, पित्तनली है, इन सब का डायग्राम दिया गया है। इसी ये डायग्राम आपको चित्रित करना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, आमाशय में पाचन की प्रक्रिया। तो विद्यार्थियों, आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां जठर रस का श्रावण करती है। जठर रस में देखिए HCl, पेप्सिनोजन अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज होता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है, यह HCl से क्रिया करके सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यानी कि पेप्सिनोजन को निष्क्रिय जो होता है उसको सक्रिय HCl करता है और ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। और प्रोटीन जो है उसका पाचन पेप्सिन करता है। pH लगभग 2 से 3 के मध्य, तो ये प्रोटियोज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है। प्रोटीन जो है दुग्ध वसा है, उसका जठरीय लाइपेज जो है वशी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन पतली लेई समान हो जाता है, जो कायम में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, खंड 6 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 20, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, अंडाशय की संरचना को समझाइए, मादा में पाए जाने वाले लिंग हार्मोनों का नाम बताइए। स्टूडेंट्स, ये देखिए, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बहुत ही सरल नामांकित चित्र बना सकते हो आप आराम से। यहाँ देखिए 2 अंडवाहिनियां हैं और यहाँ पे ये जो अंडाणु है और अंडवाहिनियों के जो अग्रसिरे वहाँ ये देखिए अंडाशय स्थित है, ये गर्भाशय गुहा स्थित है और ग्रीवा और गर्भाशय अंतस्त्र और योनि। इस प्रकार से ये साधारण सा डायग्राम है। आप अपना नामांकित चित्र के अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अंडाशय की रचना या संरचना की चर्चा करते हैं। अंडाशय की संरचना, विद्यार्थियों, अंडाशय की संरचना की चर्चा करते हो। मादा में जो बादाम क्या करते हैं कि एक जोड़े अंडाशय, अभी आपने डायग्राम में देखा, देखिए एक जोड़े अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय के 2 भाग होते हैं, वल्कुट और मध्यांश। वल्कुट व मध्यांश का जो संयोजी ऊतक से निर्मित भाग होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में ग्राफियन पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिनके परिपक्वन से अंडाणु जो ओवम होता है उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। स्टूडेंट्स, मादा लिंग हार्मोनों का नाम पूछा आपसे, तो मादा लिंग हार्मोन 2 है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि नर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन आप बता सकते हैं। अथवा इसका चित्र देखते हैं। थायराइड ग्रंथि का नामांकित चित्र, अथवा में प्रश्न है थायराइड ग्रंथि का नामांकित चित्र। देखिए, आपके जो गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, उसका नामांकित चित्र आपके सामने है। देखिए, ये जो थायराइड ग्रंथि है, शिरा है, वायुगुप्ता है, पैराथायराइड और श्वसनिका इस प्रकार से बनी हुई है। थायराइड ग्रंथि की संरचना को समझाते हुए इस ग्रंथि से स्रावित किन्हीं 3 हार्मोनों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, थायराइड ग्रंथि की संरचना आपके सामने स्पष्ट दी गई है, किस प्रकार से छल्लेनुमा आकार की है। तो अपन चर्चा करते हैं थायराइड ग्रंथि की संरचना की। यह ग्रंथि द्विपालित एच आकार की प्रतीत होती है, इसका रंग गुलाबी होता है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में सम्मिलित है। विद्यार्थियों, इसकी दोनों पालियां जो है एक संयोजक सेतु द्वारा जुड़ी रहती है। वयस्क मनुष्य में यह ग्रंथि 5 सेमी लंबी और 3 सेमी चौड़ी होती है। इसका औसत भार अगर देखें तो 25 ग्राम होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ये कुछ बड़ी होती है और वृद्धावस्था में छोटी हो जाती है।
यह ग्रंथि अनेक छोटी गोलाकार पुट्टिकों की बनी होती है। इन पुटकों की गुहा में पीला जेली सदृश्य व पारदर्शी कोलाइडी पदार्थ भरा रहता है। इस आयोडीन युक्त कोलाइडी ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आयोडोथायरोग्लोबुलिन भी कहते हैं। प्रत्येक पुटक की भित्ति एक स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है। पुटकों के बीच बीच में संयोजी ऊतक से निर्मित स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर देखिए पेरापुटिकाएं या सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। 3 हार्मोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो थायरॉक्सिन हार्मोन या टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पुट्टी की कोशिकाएं थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो TSH की उपस्थिति में इस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। इसकी कुल मात्रा 95 से 90% तक होती है। इसका निर्माण आयोडीन व टायरोसिन के द्वारा होता है। ये अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है। विद्यार्थियों, दूसरा हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनिन जो T3 जिसे बोला जाता है। यह आयोडीन युक्त हार्मोन है। यह T4 की तुलना में अत्यधिक सक्रिय और शक्तिशाली होता है। यह कुल हार्मोन का 10% भाग बनाता है। T3 और T4 को सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। देखिए, थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाएं इस हार्मोन का निर्माण करती हैं। इस हार्मोन द्वारा मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। अस्थियों के विघटन को कम करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि के पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21, शुक्र जनन की प्रक्रिया को आरेखी चित्र की सहायता से समझाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। देखिए, शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाना, तो यहाँ पे देखिए जो आद्य जनन कोशिका 2n है, द्विगुणित है। ये क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा गुणन प्रावस्था में 2n में 2 में बढ़ जाता है। फिर वापस विभाजन होने पर एक कोशिका से 4 2n द्विगुणित शुक्राणु मात्र कोशिका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। ये जो शुक्राणु मात्र कोशिका होती है, इसमें वृद्धि जो ग्रोथ फेज होती है, वृद्धि प्रावस्था होती है स्पर्मेटोगोनिया में। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था के बाद में इसका आकार बढ़ जाता है। 2n जो द्विगुणित कोशिका है जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए विद्यार्थियों, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, 2 के द्वारा ये प्रोसेस पूरी होगी। जब आप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो ये 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण कर लेती हैं, और इन्हीं दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है जो 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण कर लेता है, जो शुक्राणु का कायांतरण होता है और शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी का 8वां प्रश्न देखते हैं। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होने वाली उपापचयी क्रियाओं के बारे में समझाइए। विद्यार्थियों देखिए, अंडे की सतह पर जो निषेचन शंकु का निर्माण होता है, विट्रिलाइन झिल्ली निषेचन कला का निर्माण करती है, कोशिका द्रव्य की गति होती है, प्लाज्मा झिल्ली में पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है और समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 22, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है कि मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, मानव में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है, कायिक गुणसूत्र होते हैं जिन पर कायिक लक्षणों के जीन होते हैं। 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारित करते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र आकार की दृष्टि से असमान अक्ष और वाई होते हैं, उन्हें विषम युग्मकी कहते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जबकि स्त्री में एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र अक्ष होने के कारण एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। अतः स्त्री का अंड वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन होता है तो नर शिशु उत्पन्न होगा, और अंड यदि अक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो मादा शिशु उत्पन्न होगा। देखिए डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए 22 जो गुणसूत्र हैं, कायिक गुणसूत्र हैं 22 जोड़ी, उसमें देखिए पुरुष में अक्ष वाई है लिंग गुणसूत्र और इसमें अक्ष है। जब आपस में ये क्रॉस करते हैं, अगर इस शुक्राणु के साथ अक्ष के साथ अगर मादा का अक्ष होता है तो लड़की पैदा होती है, और इसी के साथ मादा का अक्ष पैदा होता है तो देखिए लड़की पैदा होती है। लेकिन अगर नर का वाई गुणसूत्र मादा के अक्ष से क्रॉस करता है तो लड़का पैदा होता है। अर्थात 50% संभावना लड़के और 50% संभावना लड़के के पैदा होने की रहती है, और लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी माना जाए तो पुरुष को माना जा सकता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोफीलिया का रोग क्या है, इसकी वंशागति कैसे होती है समझाइए। ये अथवा में है इसका प्रश्न। हीमोफीलिया रोग में पीड़ित मनुष्य में रुधिर का स्कंदन बनाने वाले कारकों का अभाव हो जाता है। फलस्वरूप ऐसे मनुष्य को यदि चोट लग जाए या छोटा सा भी घाव हो जाए तो उससे लगातार रुधिर बहता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड की ये जो इंग्लैंड का शाही राजघराना है वहां पर ये बहुत भयंकर तरीके से है। इंग्लैंड की पूर्व रानी विक्टोरिया भी इस रोग की वाहक थी। यह रोग भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के
कारण होता है, अक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है और यदि उस गुणसूत्र पर जीन अप्रभावी विकल्पी के रूप में तो उसमें रक्त स्कंदन कारक नहीं बनेगा और हीमोफीलिया रोग हो जाता है। महिलाओं में दो अक्ष गुणसूत्र होने के कारण वो वाहक होते हैं, लेकिन यदि किसी महिला के दोनों अक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी विकल्पी जीन उपस्थित है तो वे वयस्क होने पर जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि उसके मासिक धर्म के समय रक्त स्राव बंद नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, इसका ही अथवा देखते हैं। द्विसंकर संकरण का चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। मेंडल महोदय आ गए यहाँ पे। देखिए मेंडल के अनुसार द्विसंकर संकरण की चर्चा करते हैं। संकरण दो जोड़ी कारकों या युग्म विकल्पियों के मध्य कराया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने दो जोड़ी विप्रेषी लक्षण जैसे पीले गोल संयुग्मी बीज वाले पौधों का हरे झुर्रीदार संयुग्मी लक्षणों वाले पौधों के साथ संकरण करवाया तो F1PD में सभी पौधे जो थे पीले थे, गोल थे, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर उत्पन्न हुए। F1PD के पौधों से उत्पन्न बीजों को वापस उगाया और उसमें स्वनिषेचन करवाया तो F2PD में देखिए समलक्षणीय अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ और जिन अनुपात जो होता वो 1:2:2:4:1:2:1:1 प्राप्त हुआ। अर्थात इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक के रूप में 12:24:12:121 तो इस प्रकार से आप डायग्राम के द्वारा भी आप समझा सकते हो विद्यार्थियों कि पीला और गोल है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और ग्रीन और आपका झुर्रीदार है तो स्मॉल आर। इसमें जब आप क्रॉस करवाते हो तो आपका ये F2PD में अनुपात प्राप्त होता है। इसी का सेकंड है मेंडल की वंशागति का स्वतंत्र अफ्यून का नियम समझाइए। विद्यार्थियों देखिए जब दो या दो से अधिक विप्रेषी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1PD में तो क्या होता है, देखिए जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं, परंतु उनसे प्राप्त बीजों को उगाया जाता है, स्वनिषेचन करवाया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही स्वतंत्र रूप से अपने संतति में प्रकट होते हैं। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। टीकाकरण किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए टीकाकरण में किसी अनुग्रह या विनाशित अथवा क्षीण या निष्क्रियत सूक्ष्म जीव अथवा इसके द्वारा उत्पन्न आवेशों की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, उसे टीका कहते हैं। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, जिससे शरीर में स्मृति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये स्मृति कोशिकाएं बड़ी तेजी से बढ़ते और समान जो एंटीजन है का दोबारा संक्रमण होने पर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी निर्माण कर शरीर की रक्षा करती है, जैसे कोरोना का टीकाकरण। विद्यार्थियों इस समय कोरोना का टीकाकरण बहुत ज्यादा चर्चित है। मुख्यतया टीके 5 प्रकार के उपयोग में लिए जाते हैं विद्यार्थियों। जीवित, तनुकृत, दुर्बलित अथवा क्षीण टीके। इस प्रकार के टीकों में जो रोगजनक वायरस को उत्तक संवर्धन अथवा जंतु भ्रूण जैसे मुर्गी के भ्रूण से कई पीढ़ियों तक संवर्धन किया जाता है, जिससे उसमें मानव में प्रतिकृति का गुण नष्ट हो जाता है और मानव का प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पहचाना जाता है, जैसे रूबेला, खसरा, रोटा वायरस, ओरल पोलियो का टीका। दूसरा प्रकार देखते हैं मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय जीव टीके। इस प्रकार के टीके में एक रोगजनक को निष्क्रिय करके बनाया जाता है, आमतौर पर रोगजनक कारक को गर्म करके या रसायनों जैसे फार्मेल्डिहाइड, फास्फोरिन का उपयोग कर रोगजनक में विभाजन की क्षमता नष्ट कर दी जाती है। उदाहरण के लिए टाइफाइड, हैजा, रेबीज, कुकर खांसी, हेपेटाइटिस, पोलियो के टीके। आविष टीके की चर्चा करते हैं तो कुछ जीवाणु जनित रोग जीवाणु सीधे जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि जीवाणु द्वारा उत्पादित विष द्वारा होते हैं, अतः उनके बचाव के लिए आविष टीकों का प्रयोग किया जाता है। आविष टीकों में जीवाणु के आविष को रासायनिक और भौतिक रूप से परिष्कृत करके हानि रहित बनाया जाता है, लेकिन उसका प्रतिरक्षा जनतंत्र बना रहता है, जैसे डिप्थीरिया है, टेटनस का टीका है। चौथा प्रकार जो है संयुग्मी इकाई टीके। इस प्रकार के टीकों का निर्माण जो है 2 अलग अलग घटकों के संयोजन से किया जाता है। जीवाणु के आवरण के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह आवरण एक कैरियर प्रोटीन से रासायनिक रूप से जोड़ा जाता है। अकोशिकीय प्रोट्रूसिस वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसके उदाहरण है। 5वां प्रकार है अभियांत्रिकी टीके। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं, जैसे इस प्रकार के टीके पुनर्योजन तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे यकृत सोथवी का टीका। इसी का अथवा देखते हैं विद्यार्थियों। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वे रोग या रोगजनक व परजीवी के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे के संपर्क में आने संक्रमित व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। एड्स रोग क्या है, इसके फैलने के कारण और उपाय बताइए। देखिए एड्स एक वायरस जनित रोग है जो आरएनए निर्मित रेट्रोवायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। एड्स के स्वयं कोई रोग संबंधी लक्षण नहीं होते, बल्कि इसके विषाणु के कारण है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर संक्रमणकारी अन्य रोगों से बचाव करने योग्य नहीं रहता है। एड्स के रोगजनक का नाम HIV वायरस है। इसके कारण क्या है फैलने के? देखिए विद्यार्थियों,
असुरक्षित यौन संबंधों से, रोगी या संवाहक व्यक्ति से रुधिरादान करने से, ऊतक या अंगों के दान से, रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई का स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग, नशीली वस्तुओं को संक्रमित इंजेक्शन लेने से, संक्रमित मां से उत्पन्न शिशु से। एड्स से बचने के क्या उपाय हैं? देखिए विद्यार्थियों, एड्स से बचने के उपाय, जब भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो, डिस्पोजल सुई या निर्जमीकृत सुई का उपयोग करें, अधिकृत रुधिर बैंकों से रुधिर का आदान प्रदान करें, असुरक्षित यौन संबंधों से बचें, कंडोम का उपयोग करें, दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोगित सुई से नस्ली दवाओं का सेवन न करें, एड्स ग्रसित महिलाएं गर्भधारण न करें। इसका अथवा देखते हैं। असंक्रामक रोगों की कोई 2 उदाहरण बताने, उनको समझें। तो 2 उदाहरण की चर्चा करते हैं, कैंसर और एलर्जी। हाइड्रोफोबिया रोग क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। विद्यार्थियों देखिए, रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को ही रेबीज या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोग के विषाणु कुत्तों, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी व बंदर आदि जंतु के लार में पाए जाते हैं। इस रोग के लक्षण पागल जानवर के काटने के 4-5 दिन बाद दिखाई देते हैं। काटने वाले स्थान पर सूजन, दर्द, द्रव पदार्थ समेत दर्द होता है। रोगी किसी को अपने पास नहीं आने देता, उसके मुख से झाग निकलते, पानी से डर लगता है। रोग के उपचार के लिए मेरियक्स ह्यूमेंडस डिप्लोइड कोशिका के प्रतिरोधी टीके लगाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र एक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ई-स्माइल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारी टीम इसी प्रकार आपके लिए लगातार प्रत्येक विषय के मॉडल प्रश्न पत्र लेके आ रही है। धन्यवाद।